नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ का ये सेक्शनल टेस्ट 9 है और इसमें हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, यदि आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी उत्तराखंड पीसीएस की पूरी टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस को कंपाइल करके वहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। तो वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें टोटल आपको 15 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जहाँ पर 150 क्वेश्चंस प्रत्येक टेस्ट में कवर किए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में मौजूद हैं, तो आप इजी वे में, मीडियम का कोई भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है, आप किसी भी माध्यम पे वहाँ पे जा करके देख सकते हैं वीडियोस को। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है जैसे कि @study for civil services, वहाँ पर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसे अपडेट किया जाता है। जितने भी PDF वगैरह हैं वो सारे वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ पर आप जा कर के उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि टेलीग्राम पर ही एक SCS डेली क्विज करके एक ग्रुप है जहाँ पर डेली बेसिस पे टॉप 50 क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं हर टेस्ट से रिगार्डिंग। जैसे अगर UKPSC है तो UKPSC के टॉप 50 क्वेश्चन का कंपाइलेशन डेली आपको वहाँ मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पर जाकर के आप, जैसे अगर आप UPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि आप UKPSC का एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन के साथ ही UKPSC, UPPSC या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स हैं UPPSC या UPSSC से रिलेटेड, उनसे संबंधित पेड ग्रुप भी हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। UPPSC के पेड ग्रुप का परफॉर्मेंस हर साल काफ़ी बेहतर रहता है और यही समय है उसे ज्वाइन करने का यदि आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं UPPSC की। पेड ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के जो चैनल और ग्रुप मैंने बताए हैं वहाँ पर आपको दे दी जाएंगी। बाकी @study for civil services ये हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का। यहाँ पर आपको अन्य जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक यहाँ पर इजी वे में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हैड बीन पास्ड? पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हैड बीन पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? ध्यान रखिएगा, 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के वायसरायशिप के दौरान, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान। आप कह सकते हैं कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ये एक्ट जो था इसको रिकमेंड किया गया था रेले कमीशन के द्वारा 1902 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन एंड रेले कमीशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था? तो डायरकी इम्प्लीमेंटेड एट द सेंटर बाय अबॉलिशिंग डायरकी इन द प्रोविंसेस। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंटर में डायरकी लगाई गई थी और प्रोविंसेस से डायरकी को एबॉलिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड दिल्ली दरबार हैड बीन हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय? तीसरा दिल्ली दरबार
किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था, आयोजित किया गया था? तो हम कह सकते हैं लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे के वायसरायशिप में थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य की घोषणा की गई थी। इसी दिन जो कैपिटल था उसको कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था और शिफ्टिंग हुई थी 1912 में, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट किया गया था 1912 में और घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में, ठीक है। व्हेन हैड, इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हेन हैड किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ द ब्रिटेन हैड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अनाउंस किया गया था 1911 में, शिफ्टिंग हुई थी 1912 में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज इन इंडिया? नागरिक सेवा और नौकरशाही का जन्मदाता किसे माना जाता है भारत में? तो ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि हु हैड गॉट द फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1800 AD फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज? नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के अंतर्गत सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सिंहासन के पास चली गई थी और जिसके बाद भारत में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी? तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसको एक्ट ऑफ बेटरमेंट भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। किसने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा है वो है आपका 1772 से 85 तक का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का रहा है 1786 से 93 तक का। वेलेस्ली का रहा है 1798 से 1805 तक का और डलहौजी का रहा है 1848 से 1856 तक का। तो सबसे लंबा शासनकाल जो है आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स का, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को 1762 में मुर्शिदाबाद से कहाँ पर शिफ्ट किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और द स्टेट ऑफ हैदराबाद एस्टेब्लिश्ड इन 1724 AD। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में की गई थी निज़ामुल मुल्क आसफ जाह के द्वारा, ठीक है। निज़ामुल मुल्क को चिंकलिज खान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। किसने पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? तो नीनो दी कुन्हा के द्वारा जो पुर्तगीज कैपिटल थी उसको कोचीन से गोवा ट्रांसफर किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो किसके द्वारा पास किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये आपका कर्जन के शासनकाल में 1904 में पास किया गया था, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 ये आया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, इसीलिए 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट आपका 1919 का ये पास किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान और इसीलिए इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सन को भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किस ईयर में पास हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, लिटन के टाइम पर। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में कर्जन के टाइम पर हुआ था। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 लॉर्ड मिंटो और रॉलेट एक्ट आपका आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो डेथ ऑफ मीर जाफर, ध्यान रखिएगा, 1763 में नहीं हुई थी, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई थी जब आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1765 में आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ब्लैक होल त्रासदी आपकी 1756 में हुई थी जिसका आउटकम आपको दिखा था प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के फॉर्म में 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था फ्रेंड 1764 में, जिसको एक निर्णायक युद्ध माना गया था हम कह सकते हैं भारत में, ठीक है। तो आप देखेंगे सुमेलित नहीं है, गलत विकल्प का चयन करना था, पहला विकल्प गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा डेथ ऑफ मीर कासिम 1763, क्योंकि इसकी डेथ हुई थी 1765 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। लोक सेवा आयोग
के गठन की सिफारिश करने के लिए 1924 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ली कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन या गठन हुआ था 1924 में, ली आयोग का। ठीक है, और ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय दिस कमीशन हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो लॉर्ड रीडिंग उस वक्त भारत का वायसराय था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। किस आयोग का गठन 1886 में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए किया गया था? तो आप कह सकते हैं एचिंसन कमीशन। एचिंसन कमीशन का गठन नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस पर विचार करने के लिए किया गया था 1886 में। और उतने टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा डफरिन का ही योगदान रहा है कांग्रेस के भी कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लिंडसे आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1929 में। ध्यान रखिएगा, 1929 में लिंडसे कमीशन का गठन हुआ था भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिशनरी एजुकेशन इन इंडिया एंड द ड्यूरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय और गवर्नर जनरल दिस कमीशन हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो उतने टाइम पर आप 1929 में, टाइमलाइन आपको याद होगा, गांधी इरविन पैक्ट अगर आपको याद होगा तो आप कह सकते हैं लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। फ्रेजर कमीशन 1902 में आया था, 1902 में। इस्लिंगटन जो कमीशन था ये आपका 1912 में आया था, गठित हुआ था। उसके बाद आपका है मैकलेगन कमेटी, ये आपका 1914 में बनाया गया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था 1917 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी में अगर लगाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले आपका 1902 में आ गया फ्रेशर कमीशन, उसके बाद 1912 में आपका आ गया इस्लिंगटन, फिर सारे लाइन्स लगे हुए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय योजना समिति या फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं? तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उसकी चेयरमैनशिप की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी उतने टाइम पर अगर 1938 में वायसराय की बात की जाए तो उतने टाइम पर लॉर्ड लिनलिथ को भारत के वायसराय थे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ सेंटर दिए गए हैं, दूसरी तरफ 1857 के विद्रोह के लीडर्स या नेताओं के नाम दिए गए हैं। तो लखनऊ में लीडरशिप की थी बेगम हजरत महल ने, बिल्कुल सही है। बरेली का जो लीडरशिप किया था वो खान बहादुर ने किया था। बिहार में आप कह सकते हैं आरा जिले की लीडरशिप की थी कुंवर सिंह ने। और फर्रुखाबाद लिखा हुआ है मौलवी अहमदुल्ला, ध्यान रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद की लीडरशिप की थी, फैजाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद की नहीं। तो डी वाला हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। राव तुलाराम ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो हरियाणा से किया था। ध्यान रखिएगा, राव तुलाराम ने हरियाणा से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था और कदम सिंह ने मेरठ से किया था। ठीक है, तो 17वें का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दिल्ली में जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसको दबाया किसने था? तो सर ह्यूज व्हीलर ने। ध्यान रखिएगा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था विद्रोह के दौरान दिल्ली में? ह्यूज व्हीलर। तो ह्यूज व्हीलर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में गलत क्या है तो देख लेते हैं। बनारस में कॉलोनल जेम्स नील, लखनऊ में आप कह सकते हैं हेनरी लॉरेंस और झांसी में ह्यूज रोज। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ है 1857 की रिवोल्ट की जगह, दूसरी तरफ है ब्रिटिश जनरल, मतलब कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? तो दिल्ली में आपके थे जॉन निकलसन, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। लखनऊ में हम कह सकते हैं जेम्स आउटरम, कानपुर में आपके थे कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का एक राजनीतिक कारण नहीं है? तो द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इग्नोरेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस, अंग्रेजी भाषा का प्रसार और देसी भाषाओं की उपेक्षा। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कोई पॉलिटिकल कॉज नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है, प्रशासनिक कारण है, ना कि ये कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल कारण है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। इंडियन मिरर समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया है? तो 1862 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22।
सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर MK गांधी का, ये जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी वंदे मातरम न्यूज़पेपर ये आपका अरविंदो घोष का है। बॉम्बे क्रॉनिकल आपका फिरोज शाह मेहता का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कॉमरेड न्यूज़पेपर आपका 1911 में निकाला गया था। अल हिलाल समाचार पत्र आपका 1912 में निकाला गया था। प्रताप समाचार पत्र आपका 1913 में निकाला गया था। और न्यू इंडिया समाचार पत्र आपका 1914 में निकाला गया था। तो आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, उड़िया का नहीं, ठीक है, तो पहला तो गलत है। बॉम्बे क्रॉनिकल भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, मराठी भाषा का नहीं। राष्ट्र गोफ्तार, ध्यान रखिएगा, एक गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया। बाकी बंगाल गजट भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, किसने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मतलब बात की जा रही है 1946 के मेरठ सेशन की। 1946 का जो मेरठ सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, जिसे लास्ट सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, आचार्य JV कृपलानी ने, ठीक है। और ये सेशन मेरठ में हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय का कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो फैजपुर सेशन 1936 का, INC का जो फैजपुर सेशन था वो आपका पहला ग्रामीण सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसको किसने प्रिसाइड किया था? प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन रहे सेशन में? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था? मतलब 1916 के लखनऊ पैक्ट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार ने 1916 के INC के लखनऊ सेशन की अध्यक्षता की थी और ये सेशन लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था, ध्यान रखिएगा। 1896 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला M सयानी ने। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको बनाया गया था 1838 में। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये आपका बना था 1836 में। इंडियन लीग ये बनाया गया था 1875 में और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाया गया था 1843 में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में लगाएगा। तो मसूलीपट्टनम 1605। उसके बाद लिखा गया है कि बिमलीपट्टनम में अपना कारखाना डचों ने कब स्थापित किया था? तो 1641 में। तो ध्यान रखिएगा, डचों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारखाने हैं, इनकी क्रोनोलॉजी अलग से पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे 1605 में ध्यान रखिएगा मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना डचों का लगा। उसके बाद 1609 में पुलिकट में दूसरा कारखाना लगा। 1616 में बिमलीपट्टनम में सूरत में कारखाना लगाया गया। 1641 में ध्यान रखिएगा बिमलीपट्टनम में, जिसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। और इसके बाद है 1645 में कराईकल में। तो मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम और कराईकल, ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजी में ही लगाना है डचों के कारखानों से संबंधित। देखिए अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। पहले सूरत, कराईकल, क्योंकि सूरत में लगा 1616 में। उसके बाद कराईकल में आया 1645 में। चिंसुरा में ध्यान रखिएगा 1653 में लगा था और कोचीन में लगा था 1663 में, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्रोनोलॉजी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 1912 ईस्वी तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है। ध्यान रखिएगा 1912 यहाँ पर आएगा। 1912 ईस्वी तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें ही घोषणा कर दी गई थी कि अब जो कैपिटल है
वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन ये ट्रांसफर हुआ था 1912 में। ठीक है, तो इसलिए 1912 तक तो राजधानी कोलकाता ही रही है। मंगलौर की जो संधि हुई थी ये आपकी हुई थी टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकर्टनी के बीच में 1784 में। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकर्टनी के बीच में 1784 में। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34। किस वायसराय ने भारत में हिंदुओं और ईसाइयों को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित करना शुरू किया था? तो ये काम किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेड ड्रैगन था ये एक अंग्रेजी जहाज था। यहाँ पर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, ये एक अंग्रेजी जहाज था। और हम कह सकते हैं कि सूरत के बंदरगाह पर 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज आया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में 1905 में जीके गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1905 में बॉम्बे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना था। तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1849 में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद 66वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1850 में। और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ था 1852 में। ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को देखें तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में, जब आपका कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसी के टाइम पर आप कह सकते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा ये आपका बनाया गया था 1884 में। तो क्रोनोलॉजी में जब आप लगाएंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 और 2। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद स्थापित किया गया है? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। तो आप देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो उसके बाद तो कोई भी नहीं बना है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह का महत्वपूर्ण नेता था? तो बुद्धो भगत। ध्यान रखिएगा, कोल म्यूटनी आपके 1831 में हुई थी। कोल म्यूटनी हुई थी 1831 में। कहाँ पर हुई थी? तो रांची और सिंहभूम। ध्यान रखिएगा, कुछ जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया और आपका मयूरभंज हो गया, या मानभूमि हो गई, मानभूमि। ठीक है, तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और मानभूमि, इन जगहों पर कोल म्यूटनी हुई थी 1831 में और प्रमुख नेता थे आपके बुद्धो भगत। ठीक है, और लिख रहा है यहाँ पे अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह संबंधित नहीं था? तो आपका मयूर झरना जो था वो कोल भूमि से या कोल विद्रोह से संबंधित नहीं था। तो कौन कौन सी जगह थे? हजारीबाग, सिंहभूमि, मानभूमि और रांची। मतलब रांची में ही सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूमि। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41। क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है म्यूटनी रिवोल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी। तो ग्रेनेडियर कंपनी का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1825 में। शोलापुर में विद्रोह हुआ था 1833 में। 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह था ये हुआ था आपका 1824 में। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह था ये हुआ था 1844 में। तो अगर क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो भील विद्रोह से संबंधित क्षेत्र आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर भील रिवोल्ट की हम बात करें तो ये आपका हुआ था 1817 के आसपास। ये आप कह सकते हैं 1817 से 19 के बीच में। एक्चुअली 2 बार भील रिवोल्ट हुआ है, एक बार 1817 से 19 के बीच में हुआ है और एक आपका हुआ है 1913 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन से रीजन इससे अफेक्टेड थे? तो ध्यान रखिएगा वेस्टर्न घाट, सदर्न राजस्थान, खानदेश, ये इसके द्वारा अफेक्टेड रीजन थे। मतलब खानदेश, धारवाड़, मालवा, वेस्टर्न घाट और सदर्न राजस्थान, ये आपके भील रिवोल्ट से प्रभावित क्षेत्र थे। ईस्टर्न घाट आपका कहीं से भी प्रभावित नहीं था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43।
4 जनजातियों ने खासी विद्रोह के अंतर्गत स्वयं को संगठित किया था। कौन सी जनजाति इन चारों में शामिल नहीं थी? तो ध्यान रखिएगा, जो खोंड जनजाति थी वो इन चारों में शामिल नहीं थी। जो आपका खासी रिवोल्ट है ये 1829 से 33 के बीच में हुआ था। गारो खासी जयंतिया जो हिली रीजन है वहाँ पर ये हुआ था। और ध्यान रखिएगा, सिंगापुर ट्राइब भी इससे एसोसिएटेड थी। लीडर की अगर बात की जाए तो लीडर थे इसके तीरथ सिंह, ठीक है। जो आपका खासी रिवोल्ट था उसके लीडर थे तीरथ सिंह। और जो 4 ट्राइब्स थे वो 4 ट्राइब्स कौन से थे? एक आपका था खासी, एक आपका था गारो, एक आपका था खैमपंथिस और एक आपका था सिंगपो, ठीक है। तो ये 4 जनजातियां संबंधित थी, खोंड जनजाति से संबंधित नहीं थी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैड बीन अफेक्टेड फ्रॉम द चुआर अपराइजिंग? चुआर अपराइजिंग आपका हुआ था 1766 से लेकर के 1772 तक। ध्यान रखिएगा, एक बार हुआ था 1766 से 72 तक और दूसरी बार हुआ था 1795 से 1816 तक, ठीक है। कहां पर हुआ था? तो मिदनापुर बंगाल, मिदनापुर बंगाल। लीडर की अगर बात की जाए तो श्याम गंजन और हम कह सकते हैं दुर्जन सिंह, ठीक है। श्याम गंजन और दुर्जन सिंह ये इसमें शामिल थे, मेन लीडर थे। तीरथ सिंह इससे रिलेटेड नहीं थे। तीरथ सिंह किससे रिलेटेड है? तो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है जो आपका खासी रिवोल्ट हुआ था उसके प्रमुख लीडर का नाम था तीरथ सिंह, ठीक है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा राज्य सन्यासी विद्रोह से प्रभावित नहीं रहा है? तो सन्यासी विद्रोह से उत्तर प्रदेश प्रभावित नहीं था। सन्यासी विद्रोह का प्रभाव था बिहार, बंगाल और या फिर आप कह सकते हैं ये 2 रीजन थे जो मेनली इफेक्टेड थे, बिहार और बंगाल। रिवोल्ट आपका हुआ था खासी, जो सन्यासी रिवोल्ट था ये हुआ था 1763 से लेकर के 1800 के बीच में, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट, मेन लीडर थे इसके मंजूषा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये भी इसकी लीडरशिप में शामिल थी। भवानी पाठक और देवी चौधरानी और आपका मंजूषा, ये मेन लीडर थे सन्यासी रिवोल्ट के। उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित नहीं था, तो इस हिसाब से आप देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46। 1781 में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में नागरिक विद्रोह हुए थे। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के उन 3 जिलों में शामिल नहीं है? तो जो नागरिक विद्रोह हुए थे वो गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में हुए थे। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में। मेरठ कहीं से भी इससे एसोसिएटेड नहीं था, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47। नारकेल बेरिया विद्रोह कब हुआ था? तो नारकेल बेरिया विद्रोह आपका 1831 में हुआ था। इसमें अगला पार्ट है कि किसने पश्चिम बंगाल में हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम काश्तकारों को प्रेरित किया था? तो टीटू मीर, ध्यान रखिएगा, टीटू मीर ने बंगाल में हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम काश्तकारों को प्रेरित किया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द पागलपंथी रिवोल्ट हैड स्टार्टेड इन द मेमिसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका बंगाल। जो आपका मेमिसिंग डिस्ट्रिक्ट है या मेमिसिंग जिला है ये आपको बंगाल में है। यहीं पर पागलपंथी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1825 से लेकर के 1835 तक ये रिवोल्ट, ये विद्रोह चला था। लीडर का नाम पूछा जाए तो करम शाह और उसका लड़का टीटू, ध्यान रखिएगा, करम शाह और उसका सन, इन दोनों ने मिल करके इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था जमींदारों के अगेंस्ट में, ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट अपराइजिंग्स हैड लास्टेड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ द ईयर्स? कौन सा विद्रोह सबसे कम वर्षों तक चला था? तो मुपला विद्रोह आपका 1836 से 54 तक चला। वहीं पर अगर पागलपंथी रिवोल्ट की बात करें, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 1825 से लेकर के 35 तक। फराइजी विद्रोह जो है या फराइजी मूवमेंट जो है ये आपका 1838 से 57 तक चला था, 1838 से 1857 तक। और खोंड अपराइजिंग्स आपके 1837 से 1856 तक चले थे, 1836 से 1856 तक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ द ईयर्स या फिर सबसे कम वर्षों तक कौन सा विद्रोह हुआ था?
तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा विद्रोह सबसे कम बार हुआ था? रिपीटिशन पूछा है किस विद्रोह का सबसे कम बार हुआ है। तो सबसे पहला है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह आपका टोटल 4 बार, हम कह सकते हैं 4 बार हुआ है। सबसे पहले ये हुआ था 1803 में, फिर आपका हुआ था 1840 में, 1862 में, और उसके बाद आपका 1879 से लेकर के 80 तक चला था, 1 साल तक। तो टोटल 4 बार आपका हो गया कोया रिवोल्ट। वहीं पर अगर हो और मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो ये भी आपके 3 बार हुए हैं। एक आपका हुआ है 1820 से 22 के बीच में, फिर आपका हुआ है 1831 से 37 के बीच में, और फिर हुआ है 1899 से 1900 के बीच में। तो ये 3 बार हुए हैं विद्रोह जो हैं। तो हो और मुंडा रिबेलियन आपके 3 बार हो गए। कोली प्रतिरोध या कोली राइजिंग्स जो हैं ये भी आपके 3 बार हुए हैं, 1829, 1839 और 1844। ठीक है, तो ये भी 3 बार हुए हैं। वहीं पर अगर हम पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो ये सिर्फ 1 बार हुआ है 1778 में। तो सबसे कम बार कौन सा विद्रोह हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पहाड़िया रिबेलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट अपराइजिंग मूवमेंट हैड लास्टेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स? मतलब सबसे अधिक वर्षों तक कौन सा विद्रोह चला है? तो देख लेते हैं। कूका मूवमेंट, कूका विद्रोह जो है, कूका आंदोलन, ये आपका 1840 से 72 तक, मतलब टोटल 32 सालों तक ही चला है। खासी अपराइजिंग्स की बात करें तो ये आपका 1829 से लेकर के 33 तक चला है, 4 सालों तक। संथाल रिबेलियन आपका फ्रेंड्स चला है 1855 से 56 तक, और वहाबी मूवमेंट, वहाबी रिबेलियन आपका चला है 1830 से 61 तक। ठीक है, तो लगभग 31 साल। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कूका मूवमेंट आपका चला है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। होम विद्रोह किस वर्ष हुआ था और कौन होम विद्रोह से संबंधित नहीं रहा है? तो होम विद्रोह देख लेते हैं हम लोग। होम रिबेलियन, ध्यान रखिएगा, ये हुआ है आपका 1828 में। और कहाँ पर हुआ है? तो असम में ये मूवमेंट हुआ है, ये विद्रोह हुआ है। लीडर का नाम पूछा जाए तो गोमधर कोनवर, ठीक है, और महाराजा पुरंदर सिंह। ध्यान रखिएगा, लीडर का नाम है गोमधर कुंवर एंड महाराजा पुरंदर सिंह। ठीक है, इनके अलावा इस विद्रोह से कौन कौन एसोसिएटेड था? तो नरेंद्र गदाधर सिंह आप कह सकते हैं, नरेंद्र गदाधर सिंह, और इनके अलावा कुंवर रूपचंद या कुमार रूपचंद, कुमार रूपचंद। तो यहाँ पर आप देखिए गोमधर कोनवर भी लिखा हुआ है, नरेंद्र गदाधर सिंह भी लिखा हुआ है, और कुमार रूपचंद्र भी लिखा हुआ है। तो ये सारे लोग एसोसिएटेड हैं होम रिवोल्ट से। और होम रिवोल्ट आपका हुआ कब था? तो आपको पता है, आपका होम रिवोल्ट जो हुआ है 1828 में असम में हुआ है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा था कि कौन एसोसिएटेड नहीं है, कौन इससे संबंधित नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सभी लोग संबंधित हैं। और 1828 में ये रिवोल्ट हुआ था, कहाँ पर? असम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। पायका आंदोलन या पायका विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया? निम्नलिखित में से कौन पायका विद्रोह से संबंधित नहीं रहा है? तो जो आपका पायका रिबेलियन है, ध्यान रखिएगा, 1817 में ये उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन कौन है? तो बक्सी जगबंधु विद्याधर, इनके अलावा मुकुंद देव, और हम कह सकते हैं दीनबंधु संतरा। ठीक है, तो ये 3 लोग इससे एसोसिएटेड हैं। एक तो आपके हो गए बक्सी जगबंधु विद्याधर, दीनबंधु संतरा और मुकुंद देव। ये आप कह सकते हैं लीडर्स थे पायका मूवमेंट के। महाराजा पुरंदर सिंह, अभी हम लोगों ने बात की थी ऊपर जब होम रिवोल्ट की बात की थी, कि होम रिवोल्ट से रिलेटेड है आपके महाराजा पुरंदर सिंह। ठीक है, तो 53 का ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन ही होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि पायका रिबेलियन से कौन संबंधित नहीं है। और पायका रिबेलियन 1817 में उड़ीसा में ही हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके केंद्र लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता लिखे हुए हैं, लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857।
तो फ्रेंड जो सुल्तानपुर है यहाँ की लीडरशिप की थी शहीद हसन ने, ध्यान रखिएगा सुल्तानपुर की लीडरशिप हुई थी शहीद हसन के द्वारा। इलाहाबाद की लीडरशिप लियाकत अली ने की थी, जो कि बिल्कुल करेक्टली मैच है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपसे सही विकल्प का ही चयन करने के लिए कहा गया है। बाकी दिल्ली का जो नेतृत्व है वो जनरल बख्त खान ने किया था और फर्रुखाबाद का नेतृत्व नवाब तफज्जुल हुसैन ने किया था। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद लियाकत अली। अगला क्वेश्चन नंबर 56, विच स्टेट हैड नॉट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली इन 1818 AD? किस राज्य ने 1818 में लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार नहीं किया था? तो ध्यान रखिएगा जोधपुर। जोधपुर एक राजपूताना स्टेट था। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जयपुर, मछेरी, भरतपुर और भिंडी ये इत्यादि एरियाज ये कंप्राइज करता था जोधपुर। और जोधपुर ने जो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था वो किया था 1818 में, ध्यान रखिएगा 1818 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया था 1818 में, तो यहाँ पर आप देखिए सिंधिया लिखा हुआ है, सिंधिया ने एक्सेप्ट किया था फरवरी 1804 में। ठीक है, तो 1804 में सिंधिया ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। बाकी भरतपुर, जोधपुर और मचेरी इन सभी ने 1818 में ही सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की थी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये आपका लॉर्ड डलहौजी का था। ठीक है, जो विलय की नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी की थी और सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी, सिंधिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, वेलेस्ली की सहायक संधि से संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मैसूर के शासक ने जो सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था वो 1799 में ही किया था, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। 1799 में ही श्रीरंगपट्टनम के गेट पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और फिर मैसूर को सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि के द्वारा अब ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। बाकी सारे ऑप्शंस में देख लेते हैं फ्रेंड्स की इनकरेक्ट क्या है। जैसे कि सेकंड ऑप्शन है आपका द रूलर ऑफ तंजौर। तंजौर का जो शासक था उसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था 1799 में, ना कि 1798 में, एंड स्पेसिफिकली वी कैन से दैट अक्टूबर 1799। अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में, नवंबर 1801 में, तो 1802 गलत लिखा हुआ है, और पेशवा ने दिसंबर 1801 में, दिसंबर 1801 आफ्टर 1 मंथ ऑफ अवध ऑफ नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है जो कि ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली इन 1818 AD? 1818 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो होलकर थे, ध्यान रखिएगा। And when had the Bhosle Raja of Berar accepted the subsidiary alliance of Lord Wellesley, बरार के भोसले राजा ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? तो इन्होंने स्वीकार किया था 1803 में। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड बीन एनेक्स्ड ऑन चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड डलहौजी की जो व्यवगत का सिद्धांत था उसके अंतर्गत किस राज्य को कुशासन के आरोप में शामिल किया गया था? तो अवध को कुशासन के आरोप में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में शामिल किया गया था। एंड इन विच ईयर वॉज द स्टेट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? और इस सिद्धांत के अंतर्गत अवध को किस वर्ष मिलाया गया था? तो आप कह सकते हैं 1856, 1856। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत से संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। तो सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर, ये एक, इसको आप याद कर सकते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ये एक कोड भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? सतारा 1848, 1848 के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो भगत हो जाएगा 1850,
1850 के बाद आपका नागपुर हो जाएगा 1854 और लास्ट में आपका आ जाएगा झांसी 1855। तो यहाँ पर जब आप इसको लगाएंगे और इसके बाद भी आप कह सकते हैं कि संबलपुर आपका 1849 में हुआ था, अवध को 1856 में किया गया था अभी हम लोगों ने देखा, और उदयपुर को 1850 में किया गया था। तो ये आपका उदयपुर है, यहाँ पर आपका अवध है और ये आपका संबलपुर है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो डिमांड है इसके हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम हैड बीन साइंड ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर? किस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आप कह सकते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे इन बिटवीन 1790 टू 92, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम पर साइन किया गया था। एंड व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम साइन? तो अभी आपको बताया गया है 1792 में। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर द मैसूर हैड बीन कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेज एंड व्हेन वाज दिस वॉर बिगेन? किस युद्ध के दौरान मैसूर को ब्रिटिश सेना ने अधिग्रहित कर लिया था और ये युद्ध कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका। तो हम कह सकते हैं कि जो मैसूर है उस पर कॉन्कर किया था ब्रिटिश फोर्सेस ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के आप कह सकते हैं गेट पर लड़ते हुए मारा गया था अंग्रेजों के हाथ, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था वो, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैसूर के ऊपर कॉन्कर कर लिया था ब्रिटिश फोर्सेस ने। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर नहीं हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो पुरंदर की संधि है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई थी। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद आपका मद्रास की संधि हुई थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद आप कह सकते हैं मैंगलोर की संधि हुई थी, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद पुरंदर की संधि हुई थी। तो बी और सी तो हमारे गलत हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना था, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मैसूर वॉर हैड लास्टेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स? कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे अधिक वर्षों तक चला था? तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 1769 तक चला था, 1767 से 69 तक। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी वो 1769 में साइन की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका 1779 से 1784 तक चला था, और 1784 में ही ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई थी, मैंगलोर की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये आपका चला था 1792 और 1792 में ही आप कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपका 1799 केवल एक साल चला था। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक वर्षों तक कौन सा युद्ध इसमें चला है? तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1779 से लेकर के 1784 तक चला है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे? तो आपको पता है कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 1775 में हस्ताक्षर हुए थे। तो 1775 से, अब यहाँ पर मराठा वॉर्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, मैसूर वॉर्स की नहीं। तो मराठा और मैसूर वॉर्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो अब यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जा रही है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत पे हस्ताक्षर हुए थे 1775 में, ध्यान रखिएगा 1775 में। और जो आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये चला था 1775 से लेकर के 1782 तक। तो 1785 में आपकी सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, पुरंदर की संधि पर 1776 के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, और जो सालबाई की ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, इस पर 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो आप देखिए तीनों ही संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, तीनों ही संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65।
During which of the following war the Treaty of Basin had been signed and when was the Treaty of Basin signed? किस युद्ध के दौरान बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और कब किए गए, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो देख लेते हैं हम लोग। जो ट्रीटी ऑफ बसिन था, ध्यान रखिएगा 1802 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। 1802 में इसको साइन किया गया था और ये समय था, आप कह सकते हैं, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके समाप्ति पर ट्रीटी ऑफ बसीन में आप कह सकते हैं 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन गवर्नमेंट हैड डिटरमाइंड द फ्यूचर फेमाइन एड पॉलिसी एंड व्हेन वाज दिस पॉलिसी, व्हेन वाज दिस कमीशन सेटअप? किस आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी और यह आयोग कब स्थापित किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। जो आपकी फ्यूचर फेमाइन एड पॉलिसी बनाई गई थी वो बनाई गई थी मैकडॉनल्ड कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है। मैकडॉनल्ड जो कमीशन था उसको 1900 में सेटअप किया गया था, 1900 में। तो यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। नेपाल में अंग्रेजों द्वारा कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्रों का अधिग्रहण कब किया गया था? तो 1816 में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा कुमायूं और गढ़वाल रीजन का एनेक्सेशन किया गया था 1816 में। और जब ये एनेक्सेशन हुआ था तो उसने टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो उतने टाइम पर गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो मतलब ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल दिस मर्जर हैड टेकन प्लेस? सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस हिसाब से आप देखिए ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुमायूं और गढ़वाल रीजन को अंग्रेजी जो आपका शासन था अंग्रेजों द्वारा कब अधिग्रहित किया गया? 1816 में, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान 1861 में, ध्यान रखिएगा, सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय तिब्बत हैड बीन एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर? तिब्बत को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था, किसके शासनकाल में? तो 1903 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इस हिसाब से आप देखिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किस पूर्वोत्तर राज्य पर 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था? तो मणिपुर राज्य में। ध्यान रखिएगा 1891 में मणिपुर का अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अंग्रेजों ने किस क्षेत्र पर बाहरी नियंत्रण स्थापित किया था? ब्रिटिश हैज एस्टेब्लिश्ड एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो हम कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान था उसके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश ने। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये हुआ कब था? 1879 में, ठीक है। बाकी सिंध पर जो कंट्रोल था वो 1843 में हुआ था, सिक्किम पे 1861 में हुआ था और भूटान में 1855 में। तो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। कैम्बल कमीशन आपका 1866-67 में बनाया गया था। कैम्बल आयोग 1866-67 में। लॉयल आयोग जो है ये आपका 1897 में गठित हुआ था और स्ट्रेची कमीशन आपका 1878 से लेकर के 80 तक गठित हुआ था, ठीक है। और जॉन वुडहेड कमीशन आपका 1945 में इसका गठन किया गया था। तो अगर क्रोनोलॉजी में आप लगाएंगे तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। यंग हस्बैंड जो शिष्टमंडल था, मतलब यंग हस्बैंड डेलीगेशन था, ये तिब्बत भेजा गया था। उसके बाद डेन जो आपका डेलीगेशन है हम कह सकते हैं कि ये काबुल भेजा गया था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो डॉक्टर अंसारी डेलीगेशन है इसे टर्की भेजा गया था और जो डॉक्टर अटल डेलीगेशन है ये आपका चाइना के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। करेक्ट ऑप्शन का इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो क्रिक पैट्रिक डेलीगेशन, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इससे एसोसिएटेड थे। तो ये वाला तो करेक्ट है हमारा ए वाला ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। मैकलम डेलीगेशन जो था ये एसोसिएटेड है लॉर्ड वेलेजरी से। एल्फिस्टन डेलीगेशन आपका लॉर्ड मिंटो से एसोसिएटेड, न कि लॉर्ड लिट्टन से। तो यहाँ पर होना चाहिए लॉर्ड मिंटो, ठीक है।
तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी डेविड सीटन डेलीगेशन जो है ये आपका लॉर्ड मिंटो से ही एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कालानुक्रमिक क्रम में आपको लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 74 को। तो क्रिक पैट्रिक जो डेलीगेशन था ये आपका 1787 में बनाया गया था। यंग हस्बैंड डेलीगेशन था आपका 1903 का। डेविड सेटान जो डेलीगेशन था ये आपका था 1809 का। और एल्फिंस्टन जो डेलीगेशन था ये आपका था 1808 का। तो क्रोनोलॉजी में जब आप लगाएंगे तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? रॉबर्ट्स डेलीगेशन, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही मिलान है ये लॉर्ड लैंसडाउन। जो रॉबर्ट डेलीगेशन है ये आपका एसोसिएटेड है लॉर्ड लैंसडाउन से। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सब में गलत क्या है, तो जो डूरंड डेलीगेशन था ये भी आपका लॉर्ड लैंसडाउन से एसोसिएटेड था। डेन डेलीगेशन आपका लॉर्ड कर्जन से एसोसिएटेड था। और अटल शिष्टमंडल आपका लॉर्ड लिनलिथगो से एसोसिएटेड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? सेवा सदन की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा बहराम जी एम मालाबारी है ना, बी एम मालाबारी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, 1885 में बॉम्बे में सेवा सदन का गठन किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बी एम मालाबारी ने 1885 में बॉम्बे में सेवा सदन की स्थापना की थी। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देव समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी और किसने देव समाज की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। और ये देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी, 1887 में लाहौर में। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इनकरेक्ट ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द भारत धर्म महान मंडल। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। और कहां पर की गई थी? तो ध्यान रखिएगा पूना में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना बनारस में की गई थी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी इसकी स्थापना में कौन कौन शामिल थे, संगठन के जो फाउंडिंग मेंबर थे, जो फाउंडर्स थे वो कौन कौन थे? तो आपके मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले, ये 3 लोग शामिल थे भारत धर्म महान मंडल की स्थापना में 1902 में बनारस में। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। सही विकल्प का आपको चयन करना है, निष्काम कर्म मठ से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसकी स्थापना 1910 में पूना में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धोंदो केशव कार्वे के द्वारा, डीके कार्वे के द्वारा पूना में 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप देखेंगे कि आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कलकत्ता, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि डीके कार्वे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो केवल पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में ही की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। नारायण मल्हार जोशी के द्वारा नहीं, बल्कि केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इनकरेक्ट का चयन करना था। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। किसने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनडे या एमजे रनडे के द्वारा की गई थी 1887 में। ध्यान रखिएगा 1887 में एमजे रनडे के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82। सही विकल्प का आपको चयन करना है निष्काम कर्म मठ से रिलेटेड। इसकी स्थापना 1867 में की गई थी, लिखा है। तो आप कह सकते हैं निष्काम कर्म मठ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हिंदी वाला गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप देखेंगे सही लिखा हुआ है। प्रार्थना समाज से रिलेटेड देखिए बात की जा रही है कि प्रार्थना समाज के संबंध में कौन सा विकल्प इसमें सही लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में की गई थी। और इसकी स्थापना में केशव चंद्र सेन, एमजी रनडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये सभी लोग शामिल थे। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन, एमजी रनडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन सभी लोगों ने मिलकर के 1867 में
बम्बई में या बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो सारे स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित है। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है यहाँ पर, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने, और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1864 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 में, जिस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1903 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1843 में। तो इस तरह से आप देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही क्रोनोलॉजी में लगा हुआ है, 4, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, तो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना आप कह सकते हैं सचिंद्र सन्याल के द्वारा की गई थी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा नहीं की गई थी। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत विकल्प का ही चयन करने के लिए कहा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान की गई थी। तो मतलब आपको बताना है गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान या किसी वायसराय के शासनकाल के दौरान। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, और 1784 में हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वायसराय नहीं। ठीक है, क्योंकि वायसराय कब से बनने स्टार्ट हुए थे, 1858 के बाद से। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर जनरल और 1784। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ट्रीटी ऑफ साल्बी हुई थी, मतलब सालबाई की संधि वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर हम कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, इन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा केवल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रणजीत सिंह एंड हैड बीन साइंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल और वायसराय। रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की जो अमृतसर की संधि हुई थी, वो किसी गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी या वायसराय के टाइम पर। तो ध्यान रखिएगा 1858 से पहले अगर कोई भी ट्रीटी हुई है तो या कोई भी काम हुआ है तो वो गवर्नर जनरल के ही कार्यकाल में हुआ होगा, क्योंकि वायसराय गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। भारत शासन जो आप कह सकते हैं अधिनियम था 1858 का, उसके बाद से। तो जो अमृतसर की संधि साइन की गई थी वो हुई थी आपकी 1809 में, है ना। तो गवर्नर जनरल के टाइम पर होगी, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा विकल्प वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 1793 का जो चार्टर अधिनियम है ये सर जॉन शोर के शासनकाल से रिलेटेड है, सर जॉन शोर। बाकी 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट और 74 का रोहिल्ला जो वॉर था, ये सारे ही आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से संबंधित हैं। तो सी ऑप्शन ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, सूरत एंड कर्नाटक हैड बीन टेकन ओवर बाय द लॉर्ड वेलेजली इन 1799, 1800 एंड 1801। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तंजौर, सूरत और कर्नाटक का प्रशासन 1799, 1800 और 1801 में क्रमशः अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान, तो श्वेत विद्रोह आपका 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा
कैनिंग के टाइम पर हुआ था 1859 में। इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हैड बीन पास ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 का जो पास किया गया था वो वायसराय के शासनकाल में किया गया था, ना कि गवर्नर जनरल के। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी कि 1858 के बाद, है ना, 1858 तक गवर्नर जनरल होते थे और 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसे बदल करके उसका नाम चेंज कर दिया गया था और वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नन ऑफ द अबव होगा डी, और आंसर क्या सही होगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम पर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना, इनकरेक्ट ऑप्शन का, एज फार एज द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी इज कंसर्न्ड। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में आया था, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद गंगा नहर को खुला घोषित, मतलब गंगा कैनाल डिक्लेयर्ड ओपन। गंगा कैनाल जब बनाया गया था तो 1855 लिखा हुआ है, 1854 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 1854। तो यही वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD की स्थापना हर प्रोविंस में की गई थी डलहौजी के शासनकाल में, और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। During the reign of which of the following Governor General 3 universities at Calcutta, Madras and Bombay in 1857 had been established? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा 1857 के दौरान, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो उतने टाइम पर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सेंटिमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड बीन एक्सप्रेस्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया था? तो आप कह सकते हैं कि 1905 का जो बनारस सेशन था, 1905 में ही आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो जो आक्रोश व्यक्त किया जाएगा 1905 में किया जाएगा। तो कांग्रेस के अधिवेशन जो 1905 में हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वो था आपका बनारस सेशन। ठीक है, और यहाँ पर इस सेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर आपका मोतीलाल नेहरू का था, नवजीवन समाचार पत्र आपका MK गांधी का ही था, और हिंदुस्तान दैनिक न्यूज़पेपर आपका मदन मोहन मालवीय का था। ठीक है, तीनों ऑप्शन ऊपर के करेक्ट है। लास्ट है प्रताप समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी का था, ना कि गोपाल गणेश आगरकर। ये जो प्रताप समाचार पत्र था ये आपका गणेश शंकर विद्यार्थी का था। तो डी वाला हमारा ऑप्शन गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे गलत विकल्प का ही चयन करने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही मिलान है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। लॉर्ड डलहौजी इज एसोसिएटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा और पेगू इन 1852। ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी आपका निचले बर्मा और पेगू के विलय से संबंध रखते हैं 1852 में। उसके बाद लॉर्ड एलन वेरो के का टाइम पर आप कह सकते हैं 1843 में सिंध का विलय हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बाकी लॉर्ड ऑकलैंड जो लिखा हुआ है इट इज एसोसिएटेड विद द, मतलब हम कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम कार्यकाल था जब आपका रंजीत सिंह की डेथ हुई थी। रंजीत सिंह की मृत्यु का जो समय था 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। तो ये आप कह सकते हैं रिलेटेड है लॉर्ड ऑकलैंड से। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हम कह सकते हैं इनके समय में 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो आप देखिए सारे ये ऑप्शन गलत मिलान है, केवल बी वाले ऑप्शन को छोड़कर लॉर्ड एलन बैरो के ही टाइम पर सिंध का विलय हुआ था 1843 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही से मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? सबसे पहले कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? तो रॉयल टाइटल एक्ट आपका 1876 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया था, आर्म्स एक्ट आपका 1878 में आया था, और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी 1883 से 84 के बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले रॉयल टाइटल्स एक्ट आया था
ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड विलियम हंटर हैड बीन अपॉइंटेड। एजुकेशन कमीशन लॉर्ड विलियम हंटर के अंडर में अपॉइंट किया गया था किस वायसराय के शासनकाल के दौरान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1882 में हंटर कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ध्यान रखिएगा, पहले लिट्टन आया था, फिर रिपन आया था, फिर डफरिन। लिट्टन, रिपन, डफरिन का ये आप कह सकते हैं लिट्टन, रिपन एंड डफरिन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिपन के टाइम पर हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था जो कि एक एजुकेशन कमीशन था अंडर सर विलियम हंटर, ठीक है। तो हम सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय बंगाल प्रेसिडेंसी एंड हिंदू महासभा हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना और हिंदू महासभा की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी हम कह सकते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1911 में, जब आपका दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915 में, और एक कार्यकाल है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।